मेरा नाम खुशी है। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मेरी ये कहानी 7 साल पुरानी है। मेरी शादी 18 साल की उम्र में हो गई थी। मेरे पति की मौत शादी के 2 साल बाद हो गई थी। भरी जवानी में ही मैं विधवा हो गई। मैं अपने देवर के साथ घर में रहती थी। मैं जब भी किचन में खाना बनाने के लिए छत पर जाती तो मुझे ऐसा लगता था जैसे मुझे किचन की खिड़की से कोई देखता था। हमारा किचन छत पर बना हुआ था, इसलिए मैं ज्यादा से ज्यादा टाइम किचन में ही गुजारती थी। घर में मैं और मेरा देवर अकेले ही रहते थे, लेकिन मैं अपने देवर पर कभी शक नहीं कर सकती थी। एक दिन मैं अचानक से अपने देवर के कमरे में चली गई। जब मैंने उसका लैपटॉप देखा तो मेरे होश उड़ गए थे, क्योंकि उसने तो एक दिन मैं अपने किचन में खड़ी हुई खाना बना रही थी। तभी मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे कोई देख रहा है। मैं इस उलझन का काफी दिनों से शिकार हो रही थी। जैसे ही मैं खाना बनाने के लिए किचन में जाती थी, मुझे ऐसा लगता था जैसे किसी की अजीब सी नजरें मुझे देख रही है। मैं चारों तरफ नजर घुमा घुमा कर देखती थी, लेकिन मुझे किचन में कोई भी नजर नहीं आता था। यहाँ तक कि मैं अपनी पूरी छत पर नजर दौड़ाकर देखती थी, लेकिन दूर दूर तक कोई नजर नहीं आता था। मेरा किचन छत पर बना हुआ था और घर के बैक साइड की तरफ को एक बहुत बड़ी खिड़की भी खुल रही थी। उस खिड़की को मैं हमेशा बंद ही रखती थी, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता था जैसे चारों तरफ दीवारों पर किसी की आंखें गड़ी हुई हैं, जो कि मुझे देख रही हैं। मैं ऐसे टाइप की औरत थी जिसे हमेशा टेंशन ज्यादा रहती थी और बस हर टाइम में वहम का शिकार रहती थी। लेकिन मैं पूरे किचन को अच्छी तरह से देख चुकी थी। मुझे कहीं पर कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। मैं जैसे ही खाना बनाकर बाहर निकलती तो कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता था जैसे मैं किसी दिमागी बीमारी का शिकार होती जा रही हूँ। उस दिन भी मैंने बहुत जल्दी से दोपहर का खाना बना लिया था और फटाफट में बर्तन धोकर किचन से बाहर आ गई थी। कुछ दिन पहले से ही मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा था, जो कि मुझे शक में डाल रहा था। मुझे हर टाइम ऐसा लगता रहता था कि जैसे मैं किसी की नजरों में हूँ या मुझे कोई बड़ी गौर से देख रहा है, और इस डर की वजह से मैं इतनी ज्यादा परेशान रहती थी कि शायद मैं आप लोगों को इस बारे में नहीं बता सकती। मेरी शादी कम उम्र में हो गई थी, इसलिए मैं अभी तक जवान लगती थी। कोई बता ही नहीं सकता था कि मैं एक विधवा औरत हूँ, लेकिन मैं एक विधवा औरत थी। ये बात तो सबको पता थी। इस वजह से मैं किसी पर शक भी नहीं कर सकती थी, बल्कि मैं जिस परेशानी भरी जिंदगी से गुजर रही थी उसके हिसाब से तो कोई भी ऐसी हरकत मुझ जैसी औरत के साथ करने का कभी सोच भी नहीं सकता था। और मेरे घर पर हम सिर्फ 2 ही लोग रहते थे, एक मैं और दूसरा मेरा 19 साल का देवर। मेरे देवर का नाम राहुल था। मेरे सास ससुर तो इस दुनिया से जा चुके थे और मेरे पति की कोई बहन भी नहीं थी। और मेरी शादी होने के 2 साल बाद मेरे पति की भी मौत हो गई। मैं अपने पति के साथ ज्यादा टाइम नहीं बिता सकी थी। वो बहुत जल्दी ही मुझे इस दुनिया में अकेला छोड़कर चले गए थे। मेरे पति की हार्ट अटैक की वजह से मौत हो गई थी। मेरे ससुर के 2 मकान थे, जिनमें से एक तो उन्होंने अपने बड़े बेटे यानी मेरे पति के नाम कर दिया था और दूसरा मकान उन्होंने मेरे देवर के नाम पर कर दिया था, जिस मकान में हम रहते थे। मेरे पति वाले मकान में तो हमने किराएदार रख दिए थे, जिसका किराया हमारे पास आता था और उसी किराए के पैसों से हमारे घर का गुजारा अच्छी तरह से हो रहा था, क्योंकि वो 4 मंजिल का मकान था और हर पोर्शन पर 2-2 कमरे बने हुए थे। इसलिए लगभग 40,000 रुपए महीना हमारे पास आ जाता था। मेरा देवर तो अभी पढ़ाई कर रहा था और उसने अलग से बच्चों को ट्यूशन देना भी शुरू कर दिया था। वो ठीक ठाक कमा लिया करता था। वो सुबह को घर से बाहर निकलता तो शाम को ही वापस आता था। सारा दिन घर में मेरे अलावा कोई नहीं होता था। घर के सारे काम भी मैं ही किया करती थी। घर में कोई आता जाता भी नहीं था। उसके बावजूद भी मुझे ऐसा लगता था जैसे कोई मुझे देख रहा हो और मुझे हर टाइम डर लगता रहता था। मुझे लगता था जैसे मैं किसी की नजरों के जाल में फंस चुकी हूँ। कोई हर टाइम मुझे देखता रहता है और जब ये नजरें किचन में मुझ पर उठती हैं तो मुझे एक अजीब सी उलझन में डाल देती है। मैं अपने इस दर्द को शब्दों में नहीं बता सकती कि मैं उन दिनों की तकलीफ से गुजर रही थी, क्योंकि मेरे सामने कोई नहीं होता था और न ही मेरे साथ कोई होता था। और ये एक ऐसी बात थी कि मैं इस बात के बारे में अपने देवर से भी कोई बात शेयर नहीं कर सकती थी। वो मेरे बारे में क्या सोचता, न जाने मेरी बात का किस तरह से एक्शन ले जाता, क्योंकि मेरा देवर बहुत गुस्से वाला था। मेरे देवर का भी मेरे अलावा इस दुनिया में कोई नहीं था और मेरा भी। मैं इस दुनिया में अकेली थी। शाम के टाइम पर जब मेरा देवर राहुल
ट्यूशन पढ़ाकर घर वापस आया तो मैंने उसको गर्मा गर्म खाना सर्व किया। उसके बाद मैं एक तरफ को सोफे पर बैठ गई क्योंकि मेरा दिमाग हमेशा टेंशन में रहता था। तभी अचानक मेरे देवर ने कहा कि आप क्या सोच रही हो भाभी। तभी उसकी आवाज पर मैं बुरी तरह से चौंक गई थी क्योंकि मैं बहुत गहरी सोच में खोई हुई थी। मैंने बस नामे सिर हिला दिया। मैं राहुल को आखिर क्या बताती जिस बात के बारे में मुझे खुद को भी ढंग से नहीं पता था। फिलहाल मेरे देवर का बिहेवियर मुझसे बड़ा उखड़ा उखड़ा सा रहता था। मैं हमेशा अपने देवर से बात करते हुए बहुत डरती थी। एक बार मैं रात के टाइम पर अपने देवर को दूध का गिलास देने के लिए उसके कमरे में चली गई तो वो अपने लैपटॉप में इतना ज्यादा बिजी था कि उसे मेरे कमरे में अंदर जाने का पता ही नहीं चला था। मैंने उसके बेड के साइड में रखे हुए स्टूल पर दूध का गिलास रख दिया। इससे पहले कि मैं पीछे पलटती, मैंने राहुल के लैपटॉप पर जो नज़ारा देखा उसे देखकर तो मेरे होश ही उड़ गए थे। उसे भी पता चल गया था कि मैंने उसका लैपटॉप देख लिया है। तभी अचानक वो डर गया और उसने अपना लैपटॉप बंद कर दिया और कहने लगा, ये क्या तरीका है आपका भाभी? आपको ये नहीं पता कि किसी के कमरे में जाने से पहले दरवाजे को बजाना चाहिए। मैं राहुल की बातें सुनकर घबरा गई थी। मैंने माना कि मेरी गलती थी, मुझे दरवाजा नॉक करके ही अंदर जाना चाहिए था। लेकिन राहुल मेरा देवर था और मेरे बेटे समान था, इसलिए मैं ऐसे ही उसके कमरे में चली आई थी। लेकिन मैं ये नहीं जानती थी कि कमरे में आने के बाद मुझे ये सब कुछ देखने को मिलेगा। फिलहाल मैं कमरे से बाहर निकलकर अपने कमरे में आ गई थी और सोफे पर बैठकर मैंने अपने दोनों हाथों से सर को पकड़ लिया था। मेरे दिमाग में अलग अलग तरह के ख्याल आ रहे थे जिन्होंने मेरे पूरे शरीर को हिलाकर रख दिया था। मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए था। वो मेरा देवर था और मेरे लिए मेरी औलाद समान था। मुझे उसके बारे में ऐसा नहीं सोचना चाहिए। वो मेरा देवर ऐसा कैसे कर सकता है? न जाने मेरे दिमाग में क्या क्या बातें आ रही थी। मेरी आंखों से आंसू निकल रहे थे। जो कुछ भी मेरे दिमाग में आ रहा था इसे सोचना भी मेरे लिए पाप था। मैंने खुद को होश में लाने की कोशिश की और समझाया कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कोई भी बेटे समान देवर अपनी भाभी के साथ ऐसा नहीं कर सकता। ज्यादातर लड़के अपनी जवानी की उम्र में इस तरह की गलत चीजें देखते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं जैसा मैं सोच रही थी। बड़ी मुश्किल से मैंने खुद को नॉर्मल किया था। एक दिन मैं छत पर धुले हुए कपड़े फैला रही थी कि तभी अचानक हमारे घर के पीछे वाली छत पर मुझे ऐसा लगा कि किसी के कैमरे की फ्लैश मुझ पर पड़ी। मैंने बड़ी हैरानी से पलटकर देखा तो मुझे किसी की परछाई नजर आई थी, लेकिन परछाई से हम किसी के होने या ना होने का अंदाजा नहीं लगा सकते और ना ही पहचान कर सकते। मुझे ऐसा लगा जैसे वहां पर कोई खड़ा था और मुझे देख रहा था। जैसे ही मेरी नजर पड़ी ऐसा लगा कोई वहां से एकदम पीछे हट गया। मैंने बड़ी गौर से देखने की कोशिश की, लेकिन मुझे वहां पर कोई नजर नहीं आया था। मैं पूरी तरह से श्योर नहीं थी कि कुछ देर पहले वहां पर कोई खड़ा मुझे ही देख रहा था। किसी ने शायद अपने मोबाइल से मेरी फोटो लेने की कोशिश की थी। मेरा दिल बुरी तरह से डर रहा था। इस मोहल्ले में आए हुए अभी हमें सिर्फ 6 महीने ही गुजरे थे। मेरे पति का पहला वाला मकान बड़ा था जो कि हमने किराएदारों को दे दिया था। ये घर उस घर से छोटा था, इसलिए हम इस घर में 6 महीने पहले ही शिफ्ट हुए थे। 6 महीने पहले हम उस बड़े वाले घर में ही रहते थे और जब मैं इस घर में आई थी परेशान होकर रह गई थी। मुझे हर टाइम ऐसा ही लगता रहता था कि कोई मुझ पर नजर रखे हुए है। आसपास के लोगों में से भी अभी तक मैं किसी से भी नहीं मिल पाई थी। मुझे अकेला रहना ही ज्यादा पसंद था। मुझे लोगों से ज्यादा बातचीत करनी पसंद नहीं थी और मैं भीड़ भाड़ से भी घबरा जाती थी और मेरा नेचर भी अलग रहने का ही था और मेरा देवर भी बहुत कड़क बिहेवियर का था। इस घर में शिफ्ट होते ही मेरे देवर ने कह दिया था कि आपको पड़ोसियों से ज्यादा रिश्ते जोड़ने की कोई जरूरत नहीं, बस अपने घर से ही मतलब रखना। राहुल मेरे पति का छोटा भाई था। मेरी शादी बहुत कम उम्र में ही मेरे माता पिता ने राहुल के बड़े भैया के साथ कर दी थी। मेरे पति की उम्र मुझसे लगभग 15 साल ज्यादा थी और मैं कम उम्र की थी। मैं एक गरीब लड़की थी। मेरे माता पिता के पास मुझे देने के लिए कुछ भी नहीं था। इसी वजह से उन्होंने मुझसे डबल उम्र के लड़के के साथ मेरी शादी कर दी और मेरे पति जल्दी ही मुझे इस दुनिया से छोड़कर चले गए। मैं इतनी छोटी सी उम्र में ही विधवा हो गई थी। भगवान ने मुझे खूबसूरती तो बहुत दी थी, लेकिन शायद मेरी किस्मत अच्छी नहीं लिखी थी। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सारी परेशानियां देखी हैं। हम देवर भाभी एक साथ कहीं भी जाते तो लोग हमें आपस में पति पत्नी समझते थे। लोगों को लगता था कि शायद मैं अपने देवर की पत्नी हूँ
और यही वजह थी कि राहुल को हमेशा मुझसे चिढ़ रहती थी। वो मुझे अपने साथ कहीं नहीं लेकर जाता था और ना ही घर से बाहर निकलने देता था। मुझे नए कपड़े और चूड़ियां पहनने से भी मना करता था। अगर मैं कभी नए कपड़े घर में पहन लिया करती थी तो वो मुझे डांटता था और कहता था कि बस आप सफ़ेद साड़ी में ही रहा करो, आप मेरे भैया की विधवा हो, मुझे इसी रूप में अच्छी लगती हो, आपको ज्यादा सजने संवरने की कोई जरूरत नहीं। आपका ये श्रृंगार देखने के लिए आपका पति जिंदा नहीं, वो मर चुका है, जिसको दिखाने के लिए आपको श्रृंगार करना है। कोई जरूरत नहीं है नए कपड़े और चूड़ियां पहनने की। इसलिए मैं हमेशा नंगे हाथ, नंगे कान और सिर्फ सफेद साड़ी में ही रहती थी। जब राहुल घर पर आता था तो मुझे बड़ी अजीब सी नजरों से देखता था, जैसे कि वो मुझे अपनी नजरों से ही खा जाएगा। उसे हमेशा मुझ पर शक रहता था कि कहीं मैंने उसकी पीठ पीछे घर में किसी मर्द को तो नहीं बुलाया। घर के चारों तरफ बड़ी गौर गौर से देखता था, जैसे कुछ ढूंढ रहा हो। जब मैं अपने देवर से पूछती तो कहता, कुछ नहीं, अपने काम से काम रखा करो। मैं नहीं जानती थी कि ना जाने मेरे देवर को क्या प्रॉब्लम थी, लेकिन अब तो वही मेरा सहारा था। मेरा उसके अलावा इस दुनिया में कोई नहीं था और मैंने उसे हमेशा अपनी औलाद के जैसा समझा था। इसीलिए खामोशी से मैं उसका बिहेवियर बर्दाश्त करने पर मजबूर हो जाती थी, क्योंकि राहुल के अलावा मेरा इस दुनिया में कोई दूसरा सहारा नहीं था। अगर मैं इससे भी नाराज हो जाती तो मुझे कौन अपने घर में जगह देता। फिलहाल मैं अपनी ही परेशानी का शिकार थी और ऊपर से राहुल भी बड़े कड़क मिजाज का था। अभी मैं अपनी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाई थी कि मेरी जान को एक नई मुसीबत आ गई। घर के पीछे वाली छत से मुझे कोई देखता था और मेरी फोटो भी लेता था। कहीं यही तो वो इंसान नहीं था जो मुझे मेरे किचन से, न जाने मेरे दिमाग में क्या क्या आ रहा था। इन सब बातों ने मुझे फिर से हैरानी में डाल दिया था। मैंने फिर से खुद को झूठी तसल्ली दी थी, क्योंकि मैं किचन का कोना कोना देख चुकी थी। कहीं पर कोई कैमरा लगा हुआ नहीं था, न कोई ऐसा कुछ था जिससे कोई झांक सके। जो बड़ी सी खिड़की खुली हुई थी उसमें भी लॉक लगा रखा था, लेकिन इस तरह से किसी का छत पर देखना मुझे बड़ा गलत लगता था। एक दिन शाम के टाइम पर हमारे घर की बेल बजी। मैं उस टाइम छत पर बने हुए अपने किचन में खाना बना रही थी, क्योंकि राहुल के घर आने का टाइम हो रहा था। मुझे लगा शायद दरवाजे पर राहुल ही आया होगा, क्योंकि हमारे घर पर ज्यादा कोई आता जाता नहीं था। मैं दरवाजा खोलने चली गई, लेकिन जैसे ही मैंने दरवाजा खोला तो एक 25 साल का जवान लड़का मेरे सामने खड़ा हुआ था। वो लगभग हाइट हेल्थ में राहुल के जैसा ही था। मुझे देखकर मुस्कुराने लगा। उसके हाथ में प्रसाद की थाली थी। कहने लगा कि मैं आपका पड़ोसी हूँ, हम लोग परसों ही आपके पड़ोस में रहने के लिए शिफ्ट हुए हैं। हमारे घर पर आज पूजा थी, इसलिए मेरी माँ ने कहा कि पड़ोसियों में प्रसाद बांटाओ। मैंने उसके हाथ से प्रसाद की थाली ली तो वो लड़का घर के अंदर कदम बढ़ाने के लिए अंदर आने लगा। तभी मैं उसके सामने आकर खड़ी हो गई और मैंने रास्ता रोक लिया। मैंने कहा, बेटा तुम रुको, मैं थाली लेकर आती हूँ। ये सुनकर तो उसे भी हैरत हो गई थी। कहने लगा कि मैं इतना भी छोटा नहीं हूँ कि आप मुझे बेटा कह दो। आप मुझसे बस 2-3 साल ही बड़ी होंगी, इसलिए मुझे बेटा मत कहो। उसकी ऐसी बातें सुनकर तो मैं उसे बड़ी हैरत से देखने लगी थी। मैंने कहा कि मेरा देवर भी तुम्हारी ही उम्र का है। मुझे लगा कि शायद दरवाजे पर मेरा देवर ही आया होगा। ये बात सुनकर उसने ऊपर से नीचे तक मुझे देखा और कहने लगा, वो लड़का जो आपके साथ रहता है वो आपका देवर है? क्या आप शादीशुदा हो? मुझे तो लगा कि वो आपका छोटा भाई होगा। ये कहकर वो बड़े आराम से हमारे घर के अंदर आ गया था। मैं तो उसे देखते ही रह गई थी कि वो कितना बगैरत था। मैं उसका रास्ता रोक रही थी, लेकिन फिर भी वो बातें बनाते बनाते अंदर घुस आया था। मुझे डर लग रहा था कि राहुल के आने का टाइम हो रहा है, इसीलिए मेरा शरीर बुरी तरह से कांपने लगा। राहुल का गुस्सा बहुत खतरनाक था। अंदर जाकर वो लड़का हॉल में पड़े हुए सोफे पर बैठ गया था और बैठकर कहने लगा कि मेरा नाम नीतीश है और आपका क्या नाम है? मैंने कहा, तुम्हें क्या मतलब, तुम मुझे आंटी कह सकते हो। इस बात पर उसने मुझे बड़ी हैरानी से देखा और कहने लगा, जी आप इतनी भी बूढ़ी नहीं हुई हो कि मैं आपको आंटी कहूँ। अच्छी भली खूबसूरत और जवान हो, मैं तो आपको आपका नाम लेकर ही बुलाऊंगा। जरूर आपका नाम भी आपकी तरह ही बहुत प्यारा होगा। इससे पहले कि मैं इसके इस तरह के बिहेवियर पर गुस्सा करती, वो लड़का नीतीश कहने लगा, चलो आप मुझे अपना नाम मत बताओ, लेकिन मेरे लिए एक गिलास पानी ही ला दो। पड़ोसियों का भी कुछ हक होता है। ये कहकर वो बड़े आराम से सोफे पर लेट गया।
मुझे तो इस तरह के चिपकू लोगों से बड़ी नफरत थी, और वो हमारे घर में आकर इस तरह से बिहेव कर रहा था जैसे उसका अपना घर हो। उसके बाद मैं किचन में चली गई और फ्रिज से ठंडा पानी निकालकर ग्लास में किया और फिर गिलास को ट्रे में रख लिया। ट्रे हाथ में लेकर मैं बाहर जाती, लेकिन इससे पहले मैं बड़ी गहरी सोच में पड़ गई थी। मेरा दिल बहुत घबरा रहा था कि कहीं अगर राहुल घर पर आ गया तो न जाने मेरे बारे में क्या सोचेगा, और राहुल ने अगर नीतीश को देख लिया तो वो बहुत गुस्सा करेगा। वो खाली घर को ही चारों तरफ से घूर घूर कर देखता है, जैसे कि घर में कोई छुपा बैठा हो, और अगर उसने घर में नीतीश को देख लिया तो बहुत बड़ा हंगामा हो जाएगा। जल्दी जल्दी से मैं नीचे उतरकर नीतीश को पानी देने के लिए गई। उसके बाद मैंने उसे पानी दिया और कहा कि अपनी मम्मी को प्रसाद के लिए थैंक यू कहना, और पानी पीने के बाद जाते हुए दरवाजा बंद कर देना। मुझे खाना बनाना है, इसलिए मैं किचन में जा रही हूँ। ये कहकर मैं ऊपर आ गई थी और किचन में अपना जो काम छोड़कर गई थी उसे जाकर करने लगी, क्योंकि राहुल किसी भी टाइम पर घर पहुंचने वाला था और मैं इस लड़की से ज्यादा बातचीत नहीं करना चाहती थी। मैं इससे जल्द से जल्द अपनी जान छुड़ाकर छत पर किचन में आ गई। पानी पीकर इस लड़के ने ग्लास रख दिया और उसके बाद जोर से आवाज लगाई, पानी देने के लिए थैंक यू मैडम। आपके हाथ से तो पानी का टेस्ट भी मीठा लगने लगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं फिर आपसे कभी फुर्सत में मिलने आऊंगा और अपने घर वालों को भी लेकर आऊंगा। ये कहकर वो घर के दरवाजे से बाहर चला गया। मैंने उसकी सारी बातों को अनसुना कर दिया था। वो जाते हुए दरवाजा भी बंद करके गया था। उसके जाने के बाद मैं उसकी बातों को याद करके घबरा सी गई थी। अभी मैं इस लड़के की बातों के बारे में ही सोच रही थी कि फिर से दरवाजे पर बेल बजी तो मैं बुरी तरह से कांप गई थी। मैं जल्दी से किचन से बाहर निकली और नीचे उतरकर दरवाजे पर पूछने लगी कि कौन है। राहुल की बड़े गुस्से वाली आवाज मुझे सुनाई दी थी। राहुल कहने लगा, दरवाजा खोलो, मैं हूँ। जब मैंने दरवाजा खोला तो राहुल बहुत गुस्से में लग रहा था और घर के अंदर आकर मुझसे कहने लगा कि घर से बाहर कौन निकल रहा था। राहुल की आंखें उसी टाइम गुस्से की वजह से लाल हो रही थी। वो बहुत गुस्से वाला था, लेकिन आज वो और भी ज्यादा गुस्से में लग रहा था। उसको जवाब देते हुए मेरी जुबान भी न चाहते हुए भी लड़खड़ा गई थी। मैंने कहा, कोई नए पड़ोसी आए हैं, तो उन्हीं का बेटा प्रसाद लेकर हमारे घर पर आया था। राहुल मेरे करीब में आकर खड़ा हो गया। मेरी आंखों में आंखें डालकर कहने लगा, किससे पूछकर आपने दरवाजा खोला था? क्या आपको मेरी बात समझ नहीं आती? मैंने आपसे मना किया था कि घर में किसी को भी आने की परमिशन नहीं है। कोई भी आएगा आपको दरवाजा नहीं खोलना, और ना ही किसी से बात करनी है, और ना ही किसी पड़ोसी से मेलजोल बढ़ाना है। अगर आप अपनी हरकतों से बाज नहीं आई तो मैं आपको ताला लगाकर बंद करके जाया करूंगा, बल्कि मैं ये काम कल से ही करूंगा। ऐसा कहते हुए वो सीधा अपने कमरे में चला गया था और उसने गुस्से से अपने कमरे का दरवाजा भी बड़ी जोर से बंद किया था। मुझे लगता था कि जैसे मैं राहुल की भाभी ही नहीं हूँ, वो मेरी कभी इज्जत करता ही नहीं था। ऐसा लगता था जैसे मैं उसकी खरीदी हुई नौकरानी हूँ। इस घर में रहते हुए मुझे सांस भी अपनी मर्जी से लेने की परमिशन नहीं थी। फिलहाल मैंने जल्दी से खाना तैयार किया और टेबल पर लगा दिया था। खाना खाते हुए भी वो मुझसे बार बार इसी लड़के के बारे में पूछ रहा था और बार बार मुझसे यही कहता रहा कि दोबारा मैं किसी को दरवाजे पर न देखूं। उस टाइम तो फिलहाल बात खत्म हो गई थी। सारे कामों से फ्री होने के बाद रात को मैं अपने कमरे में लेट गई थी। तभी अचानक मेरे मोबाइल पर एक अननोन नंबर से मैसेज आने शुरू हो गए। उन मैसेज में लिखा हुआ था कि आप बहुत ही खूबसूरत और स्वीट हो। मेरा मन करता है कि मैं हमेशा आपसे बात करता रहूं। आपकी आवाज़ बहुत प्यारी है और आप ये सफ़ेद रंग की साड़ी मत पहना करो। किसी दिन आप मेरे कहने से ब्लैक कलर की साड़ी पहनना, वो आप पर बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगेगी। और हाथों में चूड़ियाँ भी पहना करो जैसी आपने कुछ दिनों पहले पहनी हुई थी। ये मैसेज पढ़कर मैं बुरी तरह से घबरा गई थी। इसका मतलब मेरा शक गलत नहीं था, सच में कोई था जो मुझे देखता था। चलो देखना तो समझ आता है, क्योंकि छत हमारी खुली हुई थी और छत की एक साइड में किचन बना हुआ था। छत पर तो मेरा रोज का आना जाना था, बल्कि मैं दिन में कई बार छत से चक्कर लगा लिया करती थी। और आसपास भी बहुत सारे घर बने हुए थे। हमारा घर सिर्फ एक मंजिल ही बना हुआ था और दूसरी मंजिल पर छत थी। आस पड़ोस के लोग तो बहुत बड़े बड़े थे, इसलिए हमारा घर लोगों के घरों से बहुत नीचा था और सबकी छत ऊंची ऊंची थी, जिससे दूसरों को हमारी छत साफ दिखाई देती थी। फिर मेरा किचन भी छत पर ही था, इसलिए मेरा ज्यादा टाइम किचन में ही गुजरता था। लेकिन जो नजरें मुझे खुद पर पड़ती हुई महसूस होती थी वो मुझे जीते जी मार देती थी।
मैंने फौरन से उन सारे मैसेज को डिलीट किया और मोबाइल को साइलेंट कर दिया। डर की वजह से मैं रोने लगी थी। न जाने ये कैसी मुसीबत मेरे गले आन पड़ी थी। मुझे बहुत घबराहट हो रही थी। कौन था जो मेरी जिंदगी में जहर घोलने की कोशिश कर रहा था? मैंने अपनी जिंदगी में कभी खुशी नहीं देखी थी। मेरे पति अंगद भी बिहेवियर के ऐसे ही थे जैसे मेरा देवर था और हमेशा मुझ पर शक किया करते थे। मेरे पति मुझ पर इसलिए शक करते थे क्योंकि उनकी उम्र ज्यादा थी और मेरी उम्र कम थी। मेरे पति देखने में बस नॉर्मल से ही थे, लेकिन मैं बहुत ज्यादा खूबसूरत थी और कम उम्र की थी। हम दोनों पति पत्नी एक साथ जहाँ भी जाते थे, लोग हम दोनों की जोड़ी को बड़े घूर घूर कर देखते थे और मुझे देखते ही लोग मेरी तारीफ करते थे। इन्हीं सब बातों से तंग आकर मेरे पति भी मुझ पर बहुत शक करने लगे थे कि जो भी मुझे देखता था मेरी खूबसूरती का दीवाना हो जाता था। इसीलिए मैं उनके शक का निशाना बनी रहती थी। उन्हें लगता था कि मेरी पत्नी का कहीं दूसरे लड़कों से अफेयर न चल जाए। मैं बार बार अपने पति को यकीन दिलाती थी कि मैं आपकी पत्नी हूँ, आपकी अर्धांगिनी हूँ, तो फिर भला कोई मुझे देखे या न देखे, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। मैं तो सिर्फ आपकी पत्नी हूँ, आपको मुझ पर भरोसा होना चाहिए। लेकिन मेरे पति ने मुझ पर कभी भरोसा नहीं किया। उन्हें तो यही लगता था कि मैं किसी दूसरे लड़के से अफेयर चला लूंगी और अपने पति को धोखा दे दूंगी। लेकिन जब मेरी शादी के 1.5 साल बाद मेरे पति बीमार रहने लगे तो अपने माता पिता का दिया हुआ मकान जो मेरे पति के नाम पर था वो भी अपने छोटे भाई के नाम कर दिया और अपने भाई को समझा दिया कि खुशी का ध्यान रखना, कभी भी इसे हमारे घर की मालकिन ना बनने देना। अब इन मकान के मालिक तुम हो। ये लड़की तो अपनी खूबसूरती के जाल में लड़कों को फंसा लेती है और मुझे पूरा यकीन है कि मेरे मर जाने के बाद ये लड़की किसी के साथ भाग जाएगी। इसीलिए राहुल, तुम इस पर सख्ती करना, हमारे घर की इज्जत नीलाम ना होने देना। मुझे पता है मैं जिंदा नहीं रह सकूंगा। ये लड़की हमारे घर से भागनी नहीं चाहिए। ये खूबसूरत है, इससे कोई भी आसानी से शादी कर लेगा और तुम अकेले बेसहारा रह जाओगे। मैं चाहता हूँ कि सारी जिंदगी ये औरत मेरी विधवा बनकर गुजारे, सारी जिंदगी तुम्हारी देखभाल करे। मेरे पति के ये आखिरी शब्द थे। ये बात तो मेरे पति को पता चल चुकी थी कि वो ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह सकेंगे। अपने आखिरी दिनों में उन्होंने मुझसे प्यार भरी कोई बात नहीं कही, बल्कि मेरी जिंदगी को नरक बनाकर चले गए और अपने भाई के दिमाग में मेरे खिलाफ जहर भर दिया था। और वही जहर अब मेरा देवर मेरे साथ उगलता रहता था। उसने कभी भी मुझे अपनी भाभी का दर्जा नहीं दिया था। भाभी तो माँ समान होती है। उसने तो कभी मुझे इज्जत से भाभी भी नहीं कहा था। मैं बस उसके भैया की विधवा बनकर ही जिंदगी गुजार रही थी। एक दिन मैं किचन में खाना बना रही थी, तभी अचानक हमारे किचन में आग लग गई। मुझे किचन से बाहर निकलने का रास्ता नजर नहीं आ रहा था क्योंकि मैं बुरी तरह से घबरा गई थी। आग को देखकर और जोर जोर से चिल्लाने लगी। जैसे ही मेरे चिल्लाने की आवाज तेज हुई, तभी पड़ोस वाली छत से एक जवान लड़का हमारी छत पर कूदकर आ गया था। वो लड़का नीतीश था। मुझे चिल्लाते हुए देखा तो वो किचन में आ गया और उसने फौरन मुझे गोद में ले लिया और किचन से बाहर लेकर निकल गया। उसने अपनी जान की भी परवाह नहीं की। उसने मुझे किचन से निकाल दिया, वरना मैं बुरी तरह से जल जाती। उसके बाद हम दोनों ने मिलकर जल्दी से किचन के अंदर पानी डाला, किसी तरह से आग बुझाई। थोड़ी देर के बाद आग बुझ गई थी। मैं बहुत ज्यादा घबराई हुई थी। नीतीश ने फौरन से मुझे बैठा दिया और पूछने लगा कि आपको कहीं नुकसान तो नहीं पहुंचा। मुझे डर लग रहा था कि अचानक उस टाइम पर घर का दरवाजा खुला और राहुल भागता हुआ छत पर आ गया था। उस टाइम उस लड़के को मेरे पास खड़ा हुआ देखकर राहुल गुस्से में मेरे पास आया और नीतीश का कॉलर पकड़ लिया और उससे पूछने लगा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई घर के अंदर आने की। मैंने राहुल से कहा, राहुल इसका कॉलर छोड़ो, इस लड़के ने तो मेरी जान बचाई है। किचन में आग लग गई थी, जबकि अभी किचन के अंदर से धुआं निकल रहा था। मेरी बात सुनकर उसने मुझे गुस्से भरी नजरों से देखा और कहने लगा, तुम तो खामोशी रहो, तुमसे तो मैं बाद में बात करूंगा। अपनी इन भोली भाली बातों से किसी और को बेवकूफ बनाना, मुझे नहीं। ये कहकर उसने फिर से नीतीश का कॉलर पकड़ लिया और उसे झंझोड़ने लगा। कहने लगा, तुम जिस मकसद के लिए यहाँ पर आते हो ना, तुम्हारा वो मकसद मैं कभी पूरा नहीं होने दूंगा। मैंने राहुल से कहा, राहुल तुम इसको गलत समझ रहे हो, मैं तुम्हारी भाभी हूँ। तुम इस तरह की बातें करके मुझे क्यों बेइज्जत कर रहे हो? और छत पर तमाशा मत करो, चारों तरफ से लोग देख रहे हैं। मैं रोने लगी थी। नीतीश ने एक झटके से अपना गिरेबान राहुल से छुड़वाया,
वो कहने लगा कि मैं तो इंसानियत के नाते यहाँ पर आया था। तुम्हारे घर के किचन में आग लग रही थी और इनके चीखने की आवाजें आ रही थी। इनकी जान को खतरा था, ये आग से जल भी सकती थी। मेरा कोई मकसद नहीं था। तुम अपनी घटिया सोच को अपने हद तक ही रखो तो सही होगा राहुल। इस बात पर राहुल नीतीश से कहने लगा कि क्यों ये तुम्हारी कोई रिश्तेदार लगती है जो तुम इसे यहाँ पर बचाने आए थे। अगर ये जल रही थी तो जलने देते, तुम्हें क्या तकलीफ हो रही थी। ये सुनकर तो मैं बड़ी हैरानी से राहुल की तरफ देख रही थी। इसका मतलब ये था कि अगर मैं जलकर राख भी हो जाती तो राहुल को कोई फर्क नहीं पड़ता। नीतीश कहने लगा कि ये मेरी कुछ लगती है या नहीं इस बारे में तो मैं नहीं जानता, लेकिन अगर इन्हें कुछ भी नुकसान पहुंचेगा और अगर मैं इन्हें परेशानी में देखूंगा तो जरूर इन्हें बचाने के लिए आगे आऊंगा। तुमसे जो होता है तुम कर लो। ये बात सुनकर तो राहुल आज आग बबूला हो गया था। उसने नीतीश के मुंह पर थप्पड़ मार दिया। नीतीश ने भी फिर राहुल पर हाथ उठा लिया। दोनों के बीच खुली छत में खूब लड़ाई झगड़ा हो रहा था और चारों तरफ से छत पर खड़े हुए लोग देख रहे थे। मुझे डर लग रहा था और मैं घबरा रही थी कि मैं क्या करूं और किसको रोकूं। दोनों ही गुस्से में लाल हो चुके थे। ये देखकर तो मैं बहुत परेशान हो गई थी। बड़ी मुश्किल से मैंने दोनों को पीछे हटाया था और नीतीश के आगे हाथ जोड़े कि तुम प्लीज यहाँ से चले जाओ। उसके बाद नीतीश गुस्से से बोलता हुआ दरवाजे के जाने के बजाय फिर से दीवार पर ही चढ़कर वापस चला गया था। ये देखकर राहुल बड़े अजीब से अंदाज में मेरे पास आया और उसने मेरे बाल पकड़ लिए और कहने लगा, अच्छा तो तुम छत से बुलाती हो अपने आशिक को, इसलिए तो सारा दिन किचन में गुजार देती हो। जो तुम चाहती हो मैं तुम्हें ऐसा करने नहीं दूंगा। मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, लेकिन ये मत समझना कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। राहुल तो जैसे सारी तमीजी भूल गया था। इसके बाद राहुल घर के बाहर ताला लगाकर जाने लगा था। उस दिन राहुल ने बहुत ही बदतमीजी की थी। मुझे तो अपनी जिंदगी बुरी लगने लगी थी और हमारी छत के चारों तरफ से दीवारों पर उसने कांच के टुकड़े लगवा दिए थे ताकि कोई हमारी छत पर न आ सके। वो दिन मेरी जिंदगी का सबसे खतरनाक दिन साबित हुआ था। फिर अगले दिन रात को मेरे मोबाइल पर एक मैसेज आया जिसे पढ़कर मेरे होश उड़ गए थे। इस मैसेज पर लिखा हुआ था कि किचन में आओ, मुझे तुम्हें देखना है। ये सुनकर तो मेरे होश उड़ गए थे। अब तक तो मैं यही समझ रही थी कि शायद ये मेरा वहम है कि कोई किचन से मुझे देखता है, लेकिन वो सब मेरा वहम नहीं था। न जाने वो कौन था जो मेरे पीछे पड़ा हुआ था। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। मैंने अपना मोबाइल साइलेंट कर दिया और सोने की कोशिश करने लगी, लेकिन फिर भी मुझे सारी रात नींद नहीं आई थी। मैं जागती रही। सुबह जब मेरी बहुत तबीयत खराब हो गई तो घर के काम करने के लिए राहुल नौकरानी को लेकर आ गया था। नौकरानी आई तो मैं बुखार में पड़ी हुई थी। राहुल घर पर डॉक्टर को लेकर आने के बजाय नौकरानी को लेकर आ गया था। 2 दिन तक किसी तरह से मैं घर में बीमार पड़ी रही थी। घर के सारे काम नौकरानी कर रही थी। रात को मुझे बहुत डर लगता था। एक दिन मैंने नौकरानी से रिक्वेस्ट की कि आज रात वो मेरे पास ही मेरे कमरे में रुक जाए और सारी रात मेरा ख्याल रखे। मैं बीमार हूँ और मेरा ख्याल रखने वाला कोई नहीं था। वो मेरी बात सुनकर मान गई थी। जब रात हुई तो राहुल के आने का टाइम हो गया था। मैंने नौकरानी को अपने कमरे में छुपा लिया था। मैं नहीं चाहती थी कि नौकरानी के रुकने के बारे में राहुल को पता चले कि घर पर मेरे अलावा भी कोई और है। मैंने ही राहुल को खाना दिया और अपने कमरे में जाते ही कमरे की लाइट बंद कर दी थी और खुद कमरे में छुप गई, क्योंकि कभी कभी मुझे ऐसा लगता था जैसे कोई मेरे कमरे की खिड़की से भी मुझे देखता था और किचन में भी कोई कैमरा लगा हुआ नहीं था, बल्कि कोई मुझे छुपकर किचन में देखता था। आज मुझे इस रात से पर्दा उठाना था। मैं जानना चाहती थी आखिर वो कौन है जो मुझे छुप छुप कर देखता है। मैंने अपनी साड़ी नौकरानी को पहनने के लिए कहा और उसके सर पर घूंघट भी डाल दिया था, क्योंकि मैं सफ़ेद साड़ी पहना करती थी। मैंने अपनी सफ़ेद साड़ी नौकरानी को पहना दी और उससे कहा कि तुम किचन में चली जाओ। मैं अपने किचन के पर्दों के पीछे छुप गई थी। घर में राहुल भी सो चुका था। थोड़ी देर के बाद लगभग आधी रात का टाइम था। तभी अचानक हमारे किचन में जो खिड़की बनी हुई थी वो खिड़की खुली। खिड़की का दरवाजा बड़े धीरे से खुला था। एक इंसान जिसने अपने ऊपर चादर ओढ़ी हुई थी वो किचन की खिड़की से अंदर झांकने लगा। मैं पर्दे के पीछे खड़ी हुई सब कुछ देख रही थी। मैं फौरन पर्दे से बाहर निकली और मैंने उस इंसान का हाथ पकड़कर उसे किचन के अंदर खींच लिया और शोर मचा दिया। वो इंसान अंधेरे में मुझे नजर तो नहीं आ रहा था कि कौन था। मैं उसका चेहरा ठीक से नहीं देख पाई थी, क्योंकि उसने अपने चेहरे को चादर से ढका हुआ था, मगर वो मुझसे अपने आप को छुड़वा रहा था।
शोर की आवाज से राहुल किचन की छत पर भागा चला आया और उसने किचन की लाइट ऑन कर दी। नौकरानी भी किचन में खड़ी हुई ये सब कुछ देख रही थी, लेकिन लाइट ऑन होते ही सामने खड़े हुए इंसान को देखकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी। वो इंसान कोई और नहीं बल्कि मेरा पहला मंगेतर था, जिससे मेरी मंगनी मेरी शादी से पहले ही तय हो गई थी। लेकिन वो मुझसे शादी करने से पहले किसी दूसरी लड़की के चक्कर में फंस गया था और उसने अपनी मर्जी के मुताबिक उस लड़की से शादी कर ली थी। मेरे घर वालों ने उस लड़की के साथ मेरा रिश्ता खत्म कर दिया और मेरी शादी राहुल के भैया के साथ कर दी थी। इस लड़के को यहाँ पर देखकर मुझे बड़ी हैरानी हुई थी। जब उससे उसका कारण पूछा तो उसने बताया कि जब हम दोनों का रिश्ता लगा हुआ था तब मुझे एक लड़की पसंद आ गई थी और मैंने उसके साथ शादी कर ली थी। लेकिन कुछ दिनों के बाद वो लड़की मुझे छोड़कर चली गई थी। वो लड़की चोर थी और मेरे घर पर चोरी करने के इरादे से उसने मुझे अपने प्यार के जाल में फंसा लिया था। वो शादी के 1 महीने बाद मेरे घर से सारा सामान चोरी करके कहीं फरार हो गई। उसके बाद उसका कुछ अता पता नहीं चला। लेकिन उसके बाद मैंने कभी दूसरी शादी नहीं की। लेकिन जब उसने मुझे अपने घर के बराबर वाले घर में देखा तो उसे इस बारे में पता चला कि मेरे पति की भी मौत हो गई। तब उसे बड़ा अफसोस होने लगा था। वो मुझे दोबारा से अपनाना चाहता था। वो लड़का नीतीश का बड़ा भाई था और उसने ही उस दिन आग से बचाने के लिए अपने भाई नीतीश को हमारी छत पर भेजा था। वो लड़का मुझे दोबारा एक्सेप्ट करना चाहता था, इसलिए वो मुझसे बार बार बात करने की कोशिश कर रहा था और उसने कई बार राहुल से भी बात करने की कोशिश की थी। राहुल मेरी दूसरी शादी करने पर राजी नहीं हो रहा था। एक दिन उसने नीतीश को बहाने से हमारे घर पर भेजा था, क्योंकि नीतीश मुझसे अपने भैया के बारे में बात करना चाहता था। लेकिन मैंने नीतीश की बात पर ध्यान नहीं दिया, इसलिए मैं जब भी छत पर कोई काम करने किचन में जाती तो वो लड़का मुझे छत पर आते हुए देख लिया करता था और वो दीवार कूदकर हमारी छत पर आ जाता था और मुझे देखने की कोशिश करता था। पहले तो वो ये देखने की कोशिश करता था कि कहीं मैं जल्दी बाहर तो नहीं आ जाऊंगी। फिर एक दिन मैं अपना मोबाइल किचन में ही छोड़कर किसी काम के लिए नीचे चली गई थी। तभी उसने मौका देखकर मेरे मोबाइल का नंबर अपने मोबाइल में ले लिया था ताकि वो मुझसे बात कर सके। ये सब सुनकर इस इंसान ने राहुल की बहुत मिन्नतें की कि वो खुशी की शादी मेरे साथ कर दे और इस तरह से खुशी को परेशान ना किया करे। पहले तो राहुल नहीं मान रहा था, लेकिन बाद में उसने खुद मेरी शादी नीतीश के बड़े भैया के साथ करवा दी थी। इसी तरह से मेरा घर बस गया था। लेकिन भगवान जाने राहुल के दिल में भगवान ने कैसे रहम डाल दिया था कि वो मेरी शादी के लिए मान गया था, वरना वो तो मुझे अपना बहुत बड़ा दुश्मन समझता था। अब इस बात को 7 साल गुजर गए। मैं अपने पति के साथ बहुत खुश हूँ और मैंने फैसला किया है कि मैं एक अच्छी और खूबसूरत सी लड़की देखकर राहुल की भी शादी करवा दूंगी ताकि उसका भी घर बस सके। फिलहाल मेरी पूरी जिंदगी पलट गई। जितने दुख मैंने झेले थे, मेरी जिंदगी में इतनी ज्यादा खुशी आ गई। राहुल का बिहेवियर भी मेरे साथ पहले जैसा नहीं रहा। हम लोग पड़ोस में ही रहते हैं। मैं अपने घर से ही राहुल के लिए खाना बनाकर भेज देती हूँ और उसके घर का सारा काम कर कर आ जाती हूँ। कभी कभी नौकरानी कर देती है तो कभी कभी मैं भी कर देती हूँ। मैं राहुल को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं देती। वो अब मुझसे खुश रहने लगा है और पहले से काफी हद तक चेंज हो गया है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।